लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में टेंस का इंट्रोडक्शन आप तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पे टेंस के बारे में आप सभी जान गए होंगे। टेंस कितने प्रकार का होता है ये भी जान गए होंगे, और ये भी जान गए होंगे कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4 काइंड होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला टेंस आज हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये तीनों वर्ड को देखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका भाव निकल के आपके सामने आएगा। अर्थात प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, और टेंस मीन्स होता है काल। अर्थात इस प्रकार का जो वाक्य होगा अनिश्चित, ठीक है ना, वर्तमान समय में किसी अनिश्चित कार्य की सूचना जब मिलेगी तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। अर्थात वर्तमान समय में किसी अनिश्चित कार्य की जब सूचना मिलेगी तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत हम रखेंगे। इस प्रकार के वाक्य में कभी कभी सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम सभी के सामने रहता है। तो ऐसे बात अगर हम सभी के सामने आएंगे तो वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी जो हमारी सामान्यता आदतें होती हैं वो भी वाक्य के तौर पे व्यक्त किया जाता है, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत आएंगे। जब हिंदी वाक्य हमारे सामने दिए रहेंगे तो उसके अंत में हम जाएंगे और देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, वो, हूँ में से कोई एक आएगा तो उसके पहले वाला शब्द ता, ते, ती में से कोई एक आएगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। अगर हम पहचान कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अर्थात कर्ता के साथ यस और ईएस का प्रयोग करेंगे, और उस तरह से अफर्मेटिव होता है तो कर्ता के साथ यस और ईएस का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो यस और ईएस का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो उसी तरह से ट्रांसलेशन जिस प्रकार बनेगा कर्ता क्रिया कर्म को हम उतार देंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कर्ता से पहले और डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो हम फिर से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरफ चलते हैं और शुरू से पहले लाइन से फिर से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचान। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहले क्या होता है, पहचान की हम किसी सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सीधा वाक्य के अंत में जाएंगे। वाक्य के अंत में है, हैं, हो, कोई भी अगर सेंटेंस आएगा तो वाक्य के अंत में जाएंगे, सेंटेंस के अंत में जाएंगे, वहाँ पे है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक होगा तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। यानी कि अगर है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक होता है तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद यानी कि उसके पहले ता, ते, ती, उसके पहले वाले शब्द ता, ते, ती में से कोई एक होगा तो हम जान जाएंगे इंडिफिनिट टेंस है। ये पहचान है कि अगर कोई वाक्य हम सभी के सामने दिए रहेंगे तो उसके लास्ट में जाएंगे और लास्ट में देखेंगे है, हैं, हो में से कोई एक होगा तो वो प्रेजेंट टेंस है। उसके पहले वाले शब्द के अंत में ता, ते, ती में से कोई एक होगा तो वो इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है ना। ये तो हम जान गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने देता है तो हम इन पहचान से ये जान गए कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस हमारे सामने है, ठीक है, राम फुटबॉल खेलता है, ये सेंटेंस हमारे सामने है तो हमें क्या करना है, राम फुटबॉल खेलता है मतलब राम फुटबॉल खेलता है कि सीधे वाक्य के लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या है, यानी कि है, हैं, हो, हूँ में से कोई एक है। लास्ट में क्या है ना, यानी कि है, हैं, हो में से कोई एक है तो हमको ये मालूम चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। इससे हमको मालूम चल गया ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, अब इसके पहले हम चलेंगे। इसके पहले क्या है, ता, इसके पहले ता है ना। मैं यहाँ पे क्या होता है, ता, ते, ती में से कोई एक रहेगा तो इंडिफिनिट होगा। अब ता से हमें मालूम चल गया कि इंडिफिनिट है। ठीक है ना, मालूम चला कि नहीं। लास्ट में है तो प्रेजेंट है, लास्ट में ता है तो इंडिफिनिट है, यानी कि हमको मालूम चल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अर्थात इसका नियम, ठीक है ना, इसका नियम, इसका ट्रांसलेशन बनाते समय इसका नियम क्या होगा। ठीक, पहले क्या होगा, इसका नियम बनाते समय पहले सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, फिर अदर थिंग्स। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स, मतलब कि कर्ता, क्रिया, ठीक है ना, कर्म और अदर थिंग्स। कर्ता, क्रिया, कर्म और
अदर थिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम कर्ता कैसे जानेंगे, राम फुटबॉल खेलता है, हम कर्ता कैसे जानेंगे। अब सीधा यहाँ पे पूछेंगे कौन फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना, राम फुटबॉल खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है। अब कौन का जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। राम फुटबॉल खेलता है, कौन फुटबॉल खेलता है, राम, यानी कि राम जो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, राम जो है सब्जेक्ट होगा। देखो अब हम सब्जेक्ट मिल गया, अब क्रिया जानना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें, अब हमें क्रिया जानना है। राम सब्जेक्ट हो गया, क्रिया जानना है, ठीक है ना। अब देखो राम क्या करता है, राम क्या करता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या करता है, राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। तो खेलना जो है वो हो जाएगा वर्ब, खेलना जो है वर्ब हो जाएगा, ठीक है। राम क्या करता है, राम खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, खेलना जो है वर्ब हो जाएगा। वर्ब का एक और पहचान है कि हम इन सबको मूल रूप में ले जाएंगे। राम का मूल रूप राम होगा, फुटबॉल का मूल रूप फुटबॉल होगा, खेलता का मूल रूप खेलना होगा। तो कभी कभी मतलब कि अधिकतर कंडीशन ये होता है कि जिसके लास्ट में ना आ गया और उसमें कुछ एक्शंस हो रहे हैं, उसमें कुछ कार्य हो रहे हैं, तो वो क्रिया होगा। राम को मूल रूप में ले जाएंगे तो राम होगा, फुटबॉल को मूल रूप में ले जाएंगे तो फुटबॉल होगा, और खेलता को मूल रूप में ले जाएंगे तो खेलना होगा। यानी कि खेलना जो है, खेलना में कार्य भी हो रहा है, लास्ट में ना भी है। एक मैं आपको ऐसा नहीं है कि जिसमें ना आएगा वो वर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक आपको ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, उससे भी आप वर्ब को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये खेलना वर्ब हो गया, यानी कि सब्जेक्ट था वर्ब था, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब हमें पता चल गया, और जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर थिंग्स हो गया। अब ये चीज और था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय अगर कर्ता एक वचन है, ठीक है ना, अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो राम क्या है, यहाँ पे राम सिंगुलर है, ठीक है ना, राम को पहले क्या है, वो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम, ठीक। फिर क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले। अब देखिए राम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर ये है तो क्रिया में यस और यस का प्रयोग करेंगे, तो प्ले में यस लगेगा कि यस लगेगा, यस लगेगा, तो राम प्लेज हो गया, राम प्ले। देखिए सब्जेक्ट हो गया राम और वर्ब हो गया प्ले। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल, ठीक है, राम प्ले फुटबॉल। यही है, मतलब कि ये जो आपका सूत्र है, ये जो फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। अगर सिंगुलर है ये तब, मतलब सॉरी ये सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये सिंगुलर है तो वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो राम सिंगुलर है तो इसमें क्रिया में क्या है, वर्ब में यस और यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर यही लिख दिया जाता है कि तुम फुटबॉल खेलते हो, ठीक है ना, तुम फुटबॉल खेलते हो, तो याद रखिएगा ही सी इट दे, ठीक है ना, ही सी इट दे, ही सी इट दे को हम सिंगुलर, ही सी इट दे और सिंगुलर वर्ब को हम लोग रखते हैं इसमें, ठीक है ना। जितना भी सिंगुलर रहेगा ही सी इट के साथ हम यस और यस का प्रयोग करेंगे। आई बी यू और प्लूरल के साथ यस और यस का प्रयोग नहीं होगा। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू आ गया प्लूरल में, ठीक है ना, यू, उसके बाद करता हो गया तुम, खेलना जो है क्रिया हो गया, तो यू प्ले, यू है तो यस और यस का प्रयोग होगा नहीं, यू प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, यू प्ले फुटबॉल। तो यही है कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया में भी यस और यस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है तो जो वर्ब होगा उसमें यस और यस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी तरह से उसका ट्रांसलेशन हम बना देंगे। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस।